आज का टॉपिक शुरू करेंगे। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 चल रही है हमारी। सबसे पहले प्रैक्टिकल एरिया हमने जो ख़त्म करा, वर्बल डिस्कशन करेंगे उसका। नेशनल इनकम के 8 इंडिकेटर्स, मीनिंग एक बार सभी मेरे साथ रिवाइज कर ले। नेशनल इनकम का मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। चैप्टर प्रैक्टिकल एरिया। तो यहाँ पर मैंने बताया नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करने के 8 इंडिकेटर, मन में रिवाइज करें। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी, ये 4 चीज़ें। मार्केट प्राइस, ये 4 चीज़ें। फैक्टर कॉस्ट याद कराया था। नेशनल इनकम बोले तो एनडीपी मत बोलना, पाप लगेगा। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक इनकम बोले तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ मैंने आपको बात बताई, 3 कंसेप्ट। ग्रॉस को या तो नेट में बदलना होगा, नेट को ग्रॉस में बदलना होगा, इसे रूल 1 मैंने नाम दिया। और मैंने कंसेप्ट समझाया, ग्रॉस बड़ा होता है, नेट छोटा होता है। छोटे पे जाएंगे, माइनस करेंगे क्या? डेप्रिसिएशन। ना दिया हो तो क्या बोलेंगे? कंजम्पशन ऑन, पेपर में ढूंढना पड़ेगा ना, कंजम्पशन ऑन फिक्स कैपिटल। मीनिंग के साथ याद करा चुका हूँ। फिर हमने रूल 2 याद कराया, डोमेस्टिक या नेशनल। या तो डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना होगा या नेशनल को डोमेस्टिक में। तो डोमेस्टिक का मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ये छोटा होता है। नेशनल का मतलब वाइडर कंसेप्ट। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस करते हैं एनएफआईए, फुल फॉर्म याद कराया कसक, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ना दिया हो फार्मूला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। याद कराया था बच्चों। यहाँ मैंने कहा था एग्जामिनर गड़बड़ करेगा, वो एनएफआईए की जगह नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिख देगा। नेट फैक्टर इनकम, तो मैंने कहा था साइन चेंज कर लेना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो। अगली बात याद कराई थी रूल 3, फैक्टर कॉस्ट को या तो मार्केट प्राइस में बदलना है या मार्केट प्राइस को। फैक्टर कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री के दाम हमेशा कम होते हैं, मार्केट के दाम ज़्यादा होते हैं, इसमें जुड़ा होता है एनआईटी। तो मार्केट प्राइस, अगर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में बदलना है तो प्लस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और रिवर्स जाना है तो माइनस करेंगे एनआईटी। एनआईटी लिखा है तो ठीक है, नहीं तो फार्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। तो बच्चा कुछ पूछ रहा है ऑनलाइन क्लास, तनिष्क, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स समझाया था मैंने, अगर पेपर में ना लिखा हो तो जीरो मानना, लेकिन चेक कर लेना, कई बार इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लिखा, उसके एग्जाम्पल लिखे होते हैं। एग्जाम्पल में वो खिचड़ी बनाएगा, एक एग्जाम्पल डायरेक्ट का लिख लेगा, एक इनडायरेक्ट का, यानी एक सेल टैक्स लिख लेगा, एक इनकम टैक्स। सेल टैक्स ले लेना इन द नेम ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को छोड़ देना। याद आ रहा है? या वो इनडायरेक्ट टैक्स में एक से ज़्यादा नाम दे देगा, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, टोटल कर लेना। चेक करना है बहुत ध्यान से। फिर माइनस करेंगे सब्सिडी, सब्सिडी ना हो तो जीरो। सबको क्लियर? इन 3 कंसेप्ट को हम यूज़ करना सीख चुके हैं। हमारे एग्जाम के क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज़ होने ही होने हैं। अब हम बात करते हैं 3 मेथड्स की। इस दुनिया में नेशनल इनकम को निकालने के 3 मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, जिसका पुराने ज़माने में नाम था प्रोडक्शन मेथड। क्या बोला मैंने केयूष? वैल्यू एडेड मेथड, जिसके पुराने ज़माने में क्या नाम था? दूसरा मेथड इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड क्यों बने हैं, और 3 ही क्यों हैं, 4 क्यों नहीं है और 2 क्यों नहीं है? इसको समझाने के लिए मैं थ्योरी का कंसेप्ट फाइनली आज खत्म करने जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में समझा चुका था। टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ से एग्जामिनर ने क्वेश्चन अगर आज तक कभी पूछा है तो किस नाम से? 1 मार्कर रियल फ्लो, 1 मार्कर मनी फ्लो, या 3 नंबर का क्वेश्चन 20 साल में गलती से एक बार आया है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। पेपर वाला जब भी साइलेंट है 2 सेक्टर मॉडल छापना है, का मतलब 2 पैराग्राफ, एक रियल फ्लो और दूसरा आने का चांस नहीं है। या फिर इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे रियल फ्लो, मनी फ्लो, एग्जाम का इंपॉर्टेंट एरिया, या लीकेज एंड इंजेक्शन, जिसकी चर्चा मैंने आज करनी है। क्या बोला है मैंने? लीकेज एंड इंजेक्शन। तो मैंने आपको वर्बली डिस्कस करा था 2 सेक्टर मॉडल लास्ट क्लास में। सिर्फ 2 सेक्टर्स को सामने से यहाँ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये मैंने सर्कल बनाया हाइलाइटर से, हाउस होल्ड या कंज्यूमर, और ये प्रोड्यूसर। इन दोनों के बीच में मूवमेंट हो रहा है रेड कलर का सर्कल का। रेड कलर का सर्कल चल रहा है सामने, लैंग्वेज लिखना चाह रहा हूँ। हाउस होल्डर से प्रोड्यूसर क्या मांग रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। बदले में क्या प्रोवाइड कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। ये मूवमेंट ऑफ फिजिकल शेप कमोडिटीज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, आपके लिए रिवीजन चल रही है, नोन एज रियल फ्लो, नोन एज रियल फ्लो, कंटिन्यूस मूवमेंट है। फिर मैंने याद कराया था ब्लू कलर का सर्कल, ब्लू कलर का सर्कल,
इस दुनिया में मुफ्त किसी को कुछ मिलता नहीं है। इन चार फैक्टर्स को मांगने के बदले में प्रोड्यूसर हाउस होल्डर्स को क्या पे कर रहा है? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। ये फैक्टर पेमेंट फर्म कर रही है और किसकी कमाई हो रही है? कंज्यूमर्स की। ये जितना पैसा कंज्यूमर कमा रहे हैं सारा का सारा खर्च कर लेते हैं अगेंस्ट द बाइंग ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। ब्लू कलर का सर्कल है सामने। मूवमेंट ऑफ मनी क्या चल रहा है? ये मूवमेंट ऑफ मनी बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर नोन एज क्या बोलते हैं इसे? मनी फ्लो। तो ये था हमारा रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। बोले तो टू सेक्टर मॉडल टॉपिक चल रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ मैंने बदला, इसी डायग्राम में डिस्कस कर रहा हूँ। वक्त बदलने के साथ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तीसरा सेक्टर आ गया। वो सेक्टर कौन सा था? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर ने इस मूवमेंट को और फास्ट करने के लिए, इकोनॉमी को सिविलाइज करने के लिए, नेशनल इनकम को बूस्ट करने के लिए क्या रोल प्ले करा? फर्म के साथ कनेक्ट हो गए। मैंने लिख दिया था बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी के नाम से। इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से सरकार के पास पैसा आ रहा है और सब्सिडी के नाम से प्रोड्यूसर को मोटिवेट किया जा रहा है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, इंक्रीज द। गवर्नमेंट फर्म के साथ कैसे जुड़ा हुआ है बता दिया। हाउस होल्डर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? तो उसने डायरेक्ट टैक्स इंपोज कर दिया जिससे सरकार के पास इनकम आ रही है, और सब्सिडी के नाम से कंज्यूमर्स को मोटिवेट किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। ये बात सबको समझ में आ गई? कुल मिला के ये जो मूवमेंट चल रहा है बिटवीन द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट, कुल मिला के नेशनल इनकम को बूस्ट करने का काम। जितना नेशनल इनकम बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट होगा। इस सिस्टम को, थ्री सेक्टर मॉडल को बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? वक्त बदला। मैंने एग्जांपल लिया आज का जमाना। मोर देन 193 कंट्रियां तो यूएनओ में शामिल हो चुकी हैं। यूएनओ बोले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में पीस के लिए काम करता है, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या बताया मैंने? यूएनओ। फुल फॉर्म क्या होती है? अब देखो फिर एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन आ गया बीच में। यूएनओ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बना था कि पूरी दुनिया में कहीं इन फ्यूचर थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, तो सारी कंट्रियों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और सब उसमें मेंबर बन गए। 193 कंट्रियां इसमें शामिल है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप मुझे बताओ, पूरी दुनिया में हम हर साल यूएनओ डे सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा दिन है वो? इंपॉर्टेंट डेज याद करने हैं, जैसे 15 अगस्त 1947। समझाने की जरूरत नहीं है, हर साल 15 अगस्त इंडिया सेलिब्रेट करता है। बच्चे कह रहे पता ही नहीं। इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी सेलिब्रेट करता है, रिपब्लिक डे 14 नवंबर सेलिब्रेट करता है, चिल्ड्रंस डे, बर्थडे ऑफ चाचा नेहरू। अब ये रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा मैं, तो मैं वापस आ रहा हूँ। यूएनओ डे, पूरी दुनिया यूएनओ डे सेलिब्रेट करती है। कौन बताएगा? पूरी क्लास। 24 अक्टूबर। कैसे याद रहेगा? पूछूंगा 200 साल बाद। यूएनओ डे कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर एवरी ईयर। वापस आ जाते हैं। 24 अक्टूबर 1945 यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इन 24 अक्टूबर 1945। जब एंट्रेंस के टॉपिक चलाएंगे तो बहुत डिटेल में चलेगा यूएनओ के बारे में, उसके काउंसिल्स के बारे में। सिक्योरिटी काउंसिल होती है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, वीटो पावर होती है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। हिंदुस्तान इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल है। की चर्चा बड़ी मजेदार है। फिलहाल वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। 3 सेक्टर मॉडल बोले तो क्लोज इकोनॉमी। वक्त बदलने के बाद पूरी दुनिया की हर कंट्री ओपन इकोनॉमी है। जो यहाँ का वेस्ट है इंडिया का, वो इंडिया से बाहर जाता है, जो बाहर का वेस्ट है वो इंडिया में आता है। कुल मिला के दोनों कंट्रियों का लाइफस्टाइल प्रमोट हो जाता है, दोनों कंट्रियों की नेशनल इनकम बूस्ट हो जाती है। ये है ओपन इकोनॉमी का एग्जांपल, 4 सेक्टर मॉडल। इसके लिए मैंने 4 सेक्टर कौन सा बनाया है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा बनाया है? तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन तीनों सेक्टर से कैसे कनेक्टेड है बता चुका हूँ। ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बच्चों, ये हाउस होल्डर या कंज्यूमर है। कैसे कनेक्टेड है? हाउस होल्डर, इंडिया के लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं एज ए कंज्यूमर, वहाँ से कंज्यूमेबल गुड्स खरीद लाते हैं। बाहर वाले हिंदुस्तान में आते हैं, यहाँ की चीज़ें खरीद के ले जाते हैं। भाई उनके लिए यहाँ के एंटीक पीस बहुत इंपॉर्टेंट है।
एंटीक समझते हो? राजस्थान में जाएंगे, ऊँटों की सवारी करेंगे, मटके खरीदेंगे, वहाँ थोड़ा ना मिलता है। अरे बात समझ में आ रही है जी? यहाँ वाले वहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद के लाएंगे, मोबाइल बढ़िया लेके आएंगे, सस्ते मिलते हैं, टीवी सस्ते, एग्जाम्पल ले रहा हूँ जी। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी हम यहाँ लेके आते हैं। दोनों कंट्रियों का लाइफस्टाइल मोटिवेट होता है। तो अगली बात, फर्म के बारे में बता चुका हूँ। फर्म रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसे कनेक्टेड है? जो वहाँ का बेस्ट रॉ मटेरियल है हिंदुस्तान में। अरे हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वहाँ से क्या खरीद रही है? मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल लिया है, सेमी कंडक्टर चिप, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो वहाँ से हम खरीद रहे हैं, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन कैपेसिटी एनहांस हो जाती है, इंपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ की बेस्ट चीज़ें हैं हम पूरी दुनिया की दूसरे कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया की दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे दोनों ही कंट्रियों का मुनाफा हो रहा है, नेशनल इनकम बूस्ट हो रही है। ये कनेक्टिविटी समझ में आ गई? आखिरी कनेक्टिविटी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और गवर्नमेंट के साथ क्या कनेक्शन है? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट दूसरी कंट्रियों में जाते हैं, उनके प्रेसिडेंट के साथ मिलते हैं और क्या डील साइन करते हैं? बायलैटरल ट्रीटी करते हैं, द्विपक्षीय समझौता। हिंदी समझना आए तो इंग्लिश लिखा हुआ है बायलैटरल एग्रीमेंट। ये चार चीज़ें हमारे देश से आपके देश में जाएंगी, टैक्स फ्री कर दो। वहाँ से हमारे यहाँ चार चीज़ें आएंगी, हम टैक्स फ्री। हमारे देश की सरकार और उन देश की सरकारों ने आर्टिफिशियल बैरियर्स लगा रखे हैं टैक्स। आर्टिफिशियल बैरियर का मतलब, मैं पिछली क्लास में एग्जांपल ले रहा था, गोल्ड पर आके बात रुक गई थी। और सबको मालूम है ना, सोना, पूरी दुनिया की गोल्ड सिटी दुबई इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। क्या क्या लिखोगे बहन जी? सुन लो कि सुनो और याद हो जाए। तो दुबई की बात कर रहे थे, गोल्ड सिटी, चीपेस्ट प्राइस है। वैसे तो वहाँ का, अरे तुम्हें मालूम है वहाँ के राजा बेचारे दूसरी दुनिया में गए हैं अभी एक बच्चा कह रहा पता है, बाकी नींद में रहते हैं। तो वहाँ का जो प्रिंस है उसको राजा अनाउंस कर दिया। तो वापस आ रहे हैं जी टॉपिक पर। तो गोल्ड वहाँ सस्ता है, हम वहाँ से कोई लाना चाहे, आर्टिफिशियल बैरियर लगा रखा है भारत सरकार ने, टैक्स लगता है उसके ऊपर। हिंदुस्तान में पोर्ट के थ्रू, समुद्र के रास्ते आ जाओ, एयर के रास्ते आ जाओ, टैक्स लगेगा और टैक्स लगने से वापस वही रेट हो जाएगा जो इंडिया में। मेरी भाषा समझ में आ रही है? जिसके चलते यहाँ इलीगल रास्ते से आता है बहुत सारा सोना। तो वो यहाँ क्लास का डिस्कशन का मैटर नहीं है। तो फिलहाल मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, हमने बैरियर्स लगा दिए जिसकी वजह से बाहर से वो चीज़ें ना आए। बैरियर्स को बोलते हैं टैरिफ बैरियर्स। क्या बोलते हैं? टॉपिक है चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, इंडियन इकोनॉमी में। टैरिफ बैरियर्स का मतलब है इंपोजिशन ऑफ हैवी टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट ऑन द इंपोर्टेड गुड्स, ताकि वो चीज़ें महंगी हो जाएं, ताकि वो चीज़ें और लोग उसे इंपोर्ट ना करें। या क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, फुल फॉर्म आती है क्यूआर की, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। बाहर से हिंदुस्तान में कोई आदमी सोना लाना चाहे तो आपको नियम बता दूं क्या? फीमेल जाए तो 40 ग्राम ला सकती है, मेल लाए तो 20 ग्राम ला सकता है। 20 ग्राम तक का सोना मेल और फीमेल 40 ग्राम, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे ज़्यादा लाओगे टैक्स लगेगा। अब ये मत पूछना फीमेल के लिए ज़्यादा क्यों है। अरे सबको समझ में आ गया? फीमेल के लिए रिलैक्सेशन अलग, इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। किससे ज़्यादा नहीं ला सकते, इतना लाओ नो टैक्स। अरे बहुत सारे लोग घूमने गए तो 5 ग्राम 7 ग्राम 8 ग्राम अपने घर के लिए यूज करने के लिए लाए, सरकार कह रहे अलाउड, ले आओ। 2 किलो लाओ और यहाँ पर पता चले बेच दिया और उसमें आपके 2 लाख रुपए की कमाई हो गई और ट्रिप का सारा पैसा ही निकल गया। सरकार कह रही है ये बदमाशी है, ये नहीं करने देंगे। बच्चा कह रहा है, देखो इस गुण को बोलते हैं व्यापार करना। ये खून में पैदा होती आती है, ये सिखानी नहीं पड़ती। एक बच्चा कह रहा है, ऑनलाइन वाले ध्यान से सुन लो। एक बच्चे ने कहा अगर हम ग्रुप में 20 लोग चले गए, बाकी 19 लोग घूमने गए हैं और वो एक आदमी उन 20 लोगों के बराबर 20 ग्राम सबके नाम से ले आए, तो सरकार तो लाने देगी। अरे लाने देगी ना, मेल के हिसाब से फीमेल, बाकी किसी को खरीदना नहीं है और ला के भेज दे। भैया इस दुनिया में वैदिक एज में 4 प्रकार के वर्ण बन, देखो फिर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहा हूँ। वैदिक एज जब वेद लिखे गए थे, उन वेदों में जब सिस्टम बना सोसाइटी का, तो 4 प्रकार के लोगों को 4 भागों में बांटा था इन द नेम ऑफ वर्णा सिस्टम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जोर से बोलो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। बाद में लोग निकम्मे हो गए थे तो उन्होंने इसे हेरिडिटरी बना दिया। ध्यान से सुनना, हेरिडिटरी बना दिया। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होगा, वैश्य का बच्चा, शूद्र का बच्चा, ऐसा थोड़ा ना होता है। जब ये सिस्टम बनाया गया तो उन्होंने लोगों की नेचर को ऑब्जर्व करा, जैसी नेचर है वैसा उन्हें काम दिया। तो सुन लो क्या कहना चाह रहा हूं। जिन्हें उपासना करने में, उपासना का मतलब
प्रेयर ऑफ गॉड, जिसे उपासना करने में आनंद आता है। ये हर व्यक्ति की अपनी अपनी नेचर है, गॉड गिफ्टेड है, खून में होती है ये। और जैसी रामलाल में होगी वैसी सीताराम में नहीं हो सकती। एक ही घर के 4 बच्चे हैं, चारों की नेचर डिफरेंट हो सकती है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक छोटा सा बच्चा, साथ में से मोकोड़ा निकला, मारा और ताली बजा दी। छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, अरे बात कुछ, अरे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, उसको किसी ने ट्रेनिंग थोड़ी ना दी है, 2 साल का 3 साल का कीड़ा मकोड़ा, उसको मार देता है और ताली अपने आप ही हंस रहा होता है। इससे पता चलता है नेचर का। ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो जिसको किसी की रक्षा सुरक्षा करने में आनंद आता है, उनको काम दिया जाएगा देश की रक्षा सुरक्षा का क्षत्रिय। जिन्हें पूजा उपासना में, गॉड की प्रेयर करने में आनंद आता है, अच्छा लगता है, उन्हें बोला गया ब्राह्मण। जिनके खून में व्यापार, एक का दो, एक का दो, एक का दो, खून में होता है उनके नेचर। खून का मतलब समझ रहे हो, नेचर होती है उनकी। जैसे भी एक बच्चा बोला कि 20 लोगों का ग्रुप है, तो फायदा उठा लेंगे ना, क्या दिमाग चल रहा है, मैंने कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना दी है, पिताजी ने भी नहीं समझाया उसे, अभी तो दुकानदारी शुरू नहीं हुई है। ऐसे को करना चाहिए बिजनेस, ऐसे को करना चाहिए। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अपनी नेचर को समझ लो और उसके अकॉर्डिंग जिंदगी में अपने कोर्सेज को सेलेक्ट करना, सारी जिंदगी खुश रहोगे। नहीं तो वैसे ही दुख कम है क्या दुनिया में, तुम अपने आप में भी दुखी हो जाओ हमेशा के लिए, ऐसा मत कर लेना। शूद्र, समझा रहा हूँ, आखिरी बात रह गई। जिनको लोगों की सेवा करने में आनंद आता है, ये चीजें बाद में बदल गई, मीनिंग ही बदल दी है लोगों ने। जिनको लोगों की, डॉक्टर का पेशा क्या है, सर्विस इंडस्ट्री है, लोगों को सेवा देने में आनंद आए। यहाँ आजकल नोट गिन रहे होते हैं, कहाँ 500 ज्यादा मिलेंगे, कहाँ 1000 ज्यादा मिलेंगे, कहाँ 2000 ज्यादा मिलेंगे, काट दो। ओटी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, ऑपरेशन की बात चल रही होती है। ये डॉक्टर का पेशा नहीं है। ये आजकल डॉक्टर की शक्ल में बिजनेसमैन चले गए हैं, वैश्य है वो, और डॉक्टर की डिग्री मिल गई है, तो फिर वो डॉक्टर में बिजनेस ढूंढ रहे होते हैं। समझ रहे हो बात को। लेकिन जिसका पैशन है सेवा करना, वो डॉक्टर के पेशे में भी सर्विस करेगा, वो पैसे को अहमियत। कुल मिला के 4 तरह के वर्ण बने थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और लोगों ने कहा था कि लोगों के नेचर को देख के उनको काम दो और ग्रुप में शामिल करो। बाद में लोगों के पास इतना टैलेंट ही नहीं रहा कि कैसे पता लगाएं ये कैसा, ये कैसा कैसा। लोगों ने हेरिडिटी, समझ रहे हो, ब्राह्मण का बच्चा, क्षत्रिय का बच्चा, वैश्य का बच्चा, शूद्र का बच्चा, ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसा नहीं होता। एक ही घर में 4 बच्चे, चारों की नेचर अलग अलग हो सकती है, तो उनको अपनी नेचर के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करनी चाहिए। अरे सबको समझ में आ रहा है, वापस आ जाऊं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, टॉपिक पर ही आ रहे हैं जी, चीजें डिफरेंट हो जाती है। बायलैटरल एग्रीमेंट सबको समझ में, अरे गोल्ड की बात कर रहे थे, तो गोल्ड वहां पर ये वैश्य था जो आपने सोचा, गोल्ड वहां पर सस्ता है, तो हिंदुस्तान में बैरियर्स लगा रखे हैं, हिंदुस्तान में। तो सरकार ये बैरियर्स खत्म कर दे, तो जो वहाँ का बेस्ट है वो यहाँ आसानी से आ जाएगा, जो यहाँ का बेस्ट है वो वहाँ आसानी से चला जाएगा। ऐसा कैसे होगा? 2 कंट्रियों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मिलकर इस बात की सेटलमेंट कर दें और अपने नियम रिलीज कर दें, नियम रिलीज कर दें। इसे बोलते हैं बायलैटरल एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसे? चलूं जी आगे। 4th सेक्टर मॉडल खत्म। अब इस सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में प्रोडक्शन जितना होना चाहिए उतना हो नहीं पाता, उसका कारण समझाऊंगा लीकेज और इंजेक्शन के नाम से। लीकेज और इंजेक्शन के नाम से 2 टॉपिक करा रहा हूं। सामने देखो बच्चे, 2 सेक्टर मॉडल मैंने बनाया है। जितना भी मूवमेंट हो रहा है मनी का, वो सारा का सारा मूवमेंट प्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, लेकिन हो ही नहीं पाता। एग्जांपल लूंगा, आप एज ए कंज्यूमर 100 रुपये कमाया आपने, 100 का 100 रुपया खर्च होना चाहिए अगेंस्ट द बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पूरी क्लास ध्यान से सुनना। आपने एज ए कंज्यूमर 100 रुपया कमाया है फैक्टर इनकम के नाम से, पूरा 100 रुपया खर्च होना चाहिए अगेंस्ट द बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर, ताकि सारा पैसा फर्म के पास चला जाए और फर्म उस सारे पैसे को दोबारा रोटेट कर दे।
ताकि 100 रुपए का प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन हो, लाइफस्टाइल हो। लेकिन ये कंज्यूमर बदमाशी करता है, इस 100 में से 20 का नोट जेब में डाल लेता है और कहता है बचा लिए बचा लिए बचा लिए, क्यों? कल को काम आएंगे, जिसे बोलते हैं सेविंग। जितना पैसा बचाया, सामने लिखा हुआ है सेविंग, जितना पैसा बचाया वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च ही नहीं होगा। जो पैसा बचाया वो खर्च ही नहीं होगा। 80 रुपए खर्च हुए तो सोसाइटी में 100 रुपए का रोटेशन चल रहा था, 100 की जगह कितना चलेगा? अब कंज्यूमर ने 80 रुपए खर्च करे तो फर्म के पास 80 आएंगे, 80 आएंगे तो वो 80 ही रोटेट करेगा ना, फैक्टर पेमेंट के नाम से। तो जितना पैसा इस सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से बाहर निकल जाता है उसे बोलते हैं लीकेज। जितनी लीकेज होती है उतना कंट्री का लाइफस्टाइल कम होता है, उतना प्रोडक्शन कम होता है, उतना नेशनल इनकम कम होता है। तो लीकेज का मतलब क्या? मनी आउटफ्लो। ये जो सर्कल चल रहा है ना, इस सर्कल में से जितना पैसा बाहर निकल जाए किसी भी नाम से, उसे बोल रहे हैं लीकेज। लीकेज का मीनिंग याद कर लो, वन मार्कर वेरी इंपॉर्टेंट। मनी आउटफ्लो फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इज नोन एज लीकेज। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, एक मैंने समझाया है सेविंग। इंडिविजुअली अरे तुम्हारी बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, सबको मालूम है। मैक्रो का मतलब 130 करोड़ लोगों की बात हो रही है, एक आदमी की बात नहीं कर रहा। रामलाल 20 रुपए बचा रहा है, इंडिविजुअली बोलता है बढ़िया बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? वो कह रहा है कल को मेरे काम आएगा। लेकिन मैं माइक्रो की बात नहीं कर रहा। मैक्रो में जितना पैसा बचाओगे सत्यानाश होगा देश का। उतने रुपए इकोनॉमी में, प्रोडक्शन में यूज ही नहीं हो पाएंगे। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टर्बिंग पोजीशन। स्नेहा बोलना चाह रहे थे कुछ? अभी बताऊंगा ना बहन जी, 4 बार ही बोलूंगा, क्यों चिंता करते हो? अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। अरे आइडिया लगा मैंने क्या बोला है? सेविंग नुकसान का काम है पूरे देश में। जितना पैसा बचेगा जेब में डालोगे, तिजोरियों में बंद करोगे। अरे पुराने जमाने में लोग जमीनों के नीचे छुपा देते थे, आज के जमाने में पॉकेट में रख दिया, घर में दबा लिया पैसा। तो वो पैसा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से बाहर निकल गया। उतने पैसे का प्रोडक्शन कम होगा, देश की नेशनल इनकम कम हो जाएगी, लाइफस्टाइल कम हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं? लीकेज। क्या बोल रहे हैं? लीकेज की भाषा क्या याद कराई? मनी आउटफ्लो फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। क्या बोला मैंने? मनी आउटफ्लो फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, इट इज नोन एज लीकेज। एग्जाम्पल सेविंग। चलूं आगे। इंजेक्शन की बात करूंगा। इंजेक्शन समझाना चाहूंगा जी। इंजेक्शन भी सामने चल रहा है 2 सेक्टर मॉडल में। जितना पैसा हाउस होल्डर सेव करते हैं, अरे आपने 100 रुपया कमाया, 20 रुपए जेब में डाल दिए, खर्च ही नहीं करेंगे, बचा के रख लिए। आप लोग जब कल को दुकान में जाओ अपनी अरे तुम ही लोग इन्वेस्टर हो, जब तुम दुकान में जाओ तो जेब में पड़े हुए पैसे निकाले और दुकान में लगा दिए। अरे जो बचाया वही तो इन्वेस्ट होगा। जो इस दुनिया में है ही नहीं वो इन्वेस्ट ही नहीं हो सकता। जो तुमने बचा रखा है 20 रुपया एज ए हाउस होल्डर, शाम को दुकान पे गए, दुकान में पैसे की जरूरत पड़ी तो पैसे ज्यादा कमाने के चक्कर में वो 20 रुपए पॉकेट में से निकाले और दुकान में लगा दिए। बोले तो इन्वेस्टमेंट। बोले तो जितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उतना प्रोडक्शन हो रहा है। और जितना पैसा दुकान में लगाओगे उतने रुपए का प्रोडक्शन करोगे। जितने रुपए का प्रोडक्शन करोगे तो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बूस्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। तो लीकेज का उल्टा क्या होता है? इंजेक्शन। मनी इनफ्लो इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इज नोन एज, अरे बोलते नहीं हो, इंजेक्शन। लीकेज का उल्टा इंजेक्शन। इंजेक्शन का एग्जांपल क्या लिया है? इन्वेस्टमेंट। अरे बात समझ में आ रही है? एग्जांपल बदलूंगा लीकेज इंजेक्शन के। पहले लैंग्वेज दोबारा सुनो। स्नेहा मैंने क्या बोला है? लीकेज का मतलब मनी आउटफ्लो फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। इंजेक्शन क्या बोला है? मनी इनफ्लो इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम नोन एज इंजेक्शन। इंजेक्शन मनी, अरे इनफ्लो हो रही है सर्कुलर फ्लो में, क्या कहलाता है? इंजेक्शन। मैंने पहला एग्जांपल बताया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, लीकेज इंजेक्शन का। दूसरा एग्जांपल बोलना चाहूंगा भैया, गवर्नमेंट से रिलेटेड 2 टर्म्स हैं, एक है टैक्स और दूसरा है सब्सिडी। दूसरा सब्सिडी। सरकार टैक्स के नाम से सोसाइटी से पैसा ले रही है, कान पे बंदूक लगा के, वन साइडेड। कंज्यूमर से ले रही है डायरेक्ट टैक्स के नाम से और प्रोड्यूसर से ले रही है। तो जितना पैसा टैक्स के नाम से सरकार ले रही है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम से पैसा बाहर निकल रहा है, पैसा बाहर निकल रहा है। तो नाम याद कर लो भैया, पेपर वाला 1 नंबर के लिए 2 नाम पूछ ले। तो पहले मैं बात करूंगा लीकेज की। एक मैंने एग्जांपल लिया सेविंग, दूसरा एग्जांपल लिया डायरेक्ट टैक्स, तीसरा एग्जांपल लिया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सेविंग, ये सब मनी आउटफ्लो
फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। एग्जाम्पल दो कम से कम याद होने चाहिए और मीनिंग याद होना चाहिए। क्लियर हो गया बच्चों? टैक्स एग्जाम्पल है लीकेज का, चार्ट में सामने लिखा हुआ है, लीकेज में मैंने मेंशन करा हुआ है। टैक्स कौन सा? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। और क्या बताया? सेविंग्स। ये सब किसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? लीकेज को। तो इंजेक्शन में पहला एग्जांपल बताया था इन्वेस्टमेंट। दूसरा एग्जांपल सरकार जो सब्सिडी दे रही है, सरकार कंज्यूमर को सब्सिडी दे। अरे सरकार ने कंज्यूमर को 100 रुपए का सिलेंडर कम दिया, सीधा सीधा कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है ना, 100 रुपए बच गए, तो सिलेंडर के जो पैसे बचे गोलगप्पे में खाएगा, गोलगप्पे खाएगा, लड्डू खाएगा, और प्रोड्यूसर के पैसे बच गए प्रोडक्शन में लगाएगा। तो सीधा सीधा कंजम्पशन और प्रोडक्शन की एक्टिविटी प्रमोट हो रही है। ये क्या है? सब्सिडी के नाम से पैसा, मनी इनफ्लो इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सबको क्लियर हो गया? एग्जांपल सब्सिडी एंड इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? चलते हैं जी। तो ये सामने ऑलरेडी चल रहा है स्लाइड में, लीकेज। It is the amount of money which is withdrawn from the circular flow of income. For example, tax and saving. टैक्स भी दो प्रकार के, डायरेक्ट टैक्स एंड, हालांकि एग्जांपल और भी बोले जा सकते हैं। इंजेक्शन, इट इज द अमाउंट ऑफ मनी विच इज एडेड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो में पैसा ऐड कर दो। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्पेंडिंग मनी इन द नेम ऑफ सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट। ये क्लियर हो गया बच्चों? दो एग्जांपल मालूम हो, गाड़ी चलती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सब्सिडीज, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। सबको क्लियर? लीकेज, इंजेक्शन। दूसरा टॉपिक मैंने क्या बताया? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। और अब हम चलते हैं इस सर्कुलर फ्लो का कंक्लूजन, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम का कंक्लूजन। कंक्लूजन समझने के लिए वापस 2 सेक्टर मॉडल पे चलते हैं। वापस 2 सेक्टर मॉडल पे चलते हैं। सामने डायग्राम में चल रहा है, ध्यान से सुनना, चीजें बोलूंगा। इस दुनिया में फर्म हाउस होल्डर से 4 फैक्टर मांग रही है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। बदले में क्या बांटा? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के बदले में क्या बांटा? फैक्टर इनकम, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट के नाम से। मान लिया फर्म ने 100 करोड़ रुपए के फैक्टर्स मांगे, तो जितने करोड़ के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मांग रहा है, तो प्रोडक्शन कितने का होगा? उतने का, कम का या ज्यादा का? कम का। 100 करोड़ के फैक्टर मांगेंगे तो 50 करोड़ का प्रोडक्शन होगा। भैया नींद में रहते हो क्या तुम? 11th क्लास का ऐसा सत्यानाश कर रखा है तुम लोगों ने। 11th क्लास कॉस्ट ऑफ कमोडिटी पढ़ाया था। कॉस्ट इज ऑलवेज द एग्रीगेशन ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। प्रोड्यूसर जब भी प्रोडक्शन करता है 4 फैक्टर चाहिए, घर से लाओ के पड़ोसी से लाओ। 4 फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। बदले में पेमेंट करनी है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट का टोटल होता है टीसी। टीसी होता है कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, यानी जो पैसा प्रोड्यूसर पे कर रहा है ये कॉस्ट है। तो जितने रुपए के फैक्टर्स लग रहे हैं उतने रुपए का ही तो प्रोडक्शन हो रहा है, ना कम ना ज्यादा। तो 100 करोड़ के फैक्टर मांगे हैं तो 100 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन हुआ है। 100 करोड़ का प्रोडक्शन हुआ है तो फैक्टर पेमेंट के नाम से कितने बांटे जाएंगे? 100 करोड़, ना कम ना ज्यादा। अरे 100 करोड़ के फैक्टर लिए हैं रामलाल से, तो 100 करोड़ तो दोगे। ज्यादा दोगे तुम सड़क पर, कम दोगे वो सड़क पर आ जाएगा। समझ सकते हो तो समझ लो। समझ रहे हो? 100 करोड़ की डील है, सामने वाले से 100 करोड़ भी ही देने पड़ेंगे, तो सामने वाला कितना कमाएगा? 100 करोड़। 100 करोड़ कमाएगा तो कितने खर्च करेगा? 100 करोड़। ये सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। ध्यान से समझना, पूरे देश में जितने एक आदमी का प्रोडक्शन रोज कम या ज्यादा हो सकता है। मैं माइक्रो नहीं पढ़ा रहा। एक आदमी की कमाई हर महीने कम ज्यादा हो सकती है, किसी दिन किसी महीने 100 रुपए ज्यादा, 100 रुपए कम। लेकिन पूरी कंट्री में टोटल करेंसी अवेलेबल इन द इकोनॉमी रिमेनिंग द, हो सकता है पूरे देश में 130 करोड़ में से 4 हर साल दिवालिया, इंसॉल्वेंट हो जाए और 4 मिलियनेयर बन जाए। कोई करोड़पति बन सकता है, कोई सड़कपति बन सकता है इंडिविजुअली, लेकिन पूरे देश की टोटल करेंसी कैन नॉट बी चेंज, रिमेनिंग द सेम। पूरे देश की नेशनल इनकम रिमेनिंग द सेम, कैन नॉट बी। मैं मैक्रो पढ़ा रहा हूं। तो पूरे देश में जितने करोड़ का प्रोडक्शन, मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, उतने ही करोड़ रुपए इनकम के नाम से बांटे जाएंगे, इनकम मेथड। उतने ही करोड़ रुपए खर्च होंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। तो पूरे देश की टोटल स्पेंडिंग निकाल लो, पूरे देश की टोटल इनकम निकाल लो, पूरे देश का टोटल प्रोडक्शन निकाल लो मनी में, रिमेनिंग द सेम।
तो मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ इनकम इज इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग. सो देयर आर थ्री मेथड्स to calculate the amount of national income. One is known as production method, in which you have to calculate the money value of production in respect of whole year, whole country. पूरे देश का एक साल का प्रोडक्शन मनी में कन्वर्ट कर लो, नेशनल इनकम. या पूरे देश में कितना पैसा इनकम के नाम से जनरेट हुआ है, मनी वैल्यू ऑफ इनकम, नेशनल इनकम. या मनी वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ होल सोसाइटी, नोन एज नेशनल इनकम. सो सर्कुलर फ्लो का कंक्लूजन है, देयर आर थ्री मेथड्स टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम, नोन एज प्रोडक्शन मेथड, income method and expenditure method. Income method क्या है? You have to calculate money value of income in respect of whole society. Production method क्या है? Money value of production in respect of whole society. And expenditure method, money value of spending by the whole society. All the three figures in terms of money always same. तो किसी भी मेथड से निकालो मनी वैल्यू सेम आएगी. सबको क्लियर है? तो तीन मेथड्स. पहला मेथड प्रोडक्शन मेथड, जिसे वक्त बदलने पर नया नाम दिया गया वैल्यू एडेड मेथड. और इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. All the three methods reflect the same amount of national income. So one by one एक एक करके हम मेथड्स का कंसेप्ट समझते हैं, फार्मूले याद करते हैं और उसके प्रैक्टिकल करते हैं. खेल शुरू करें? कोई डाउट है तो पूछ लो. सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी से रिलेटेड रियल फ्लो, मनी फ्लो, लीकेज, इंजेक्शन, खत्म. और समझाया तीन मेथड्स, किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकाला जा सकता है. सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोडक्शन मेथड, बोले तो वैल्यू एडेड मेथड. करें शुरू? वैल्यू एडेड मेथड का दूसरा नाम है प्रोडक्शन मेथड. प्रोडक्शन मेथड में पहले प्रोडक्शन को याद करते हैं. क्या होता है प्रोडक्शन? बचपन में याद कराया था. दीप्ति आज ऑनलाइन क्लास में हो, बोलो. दीप्ति, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन? बचपन में याद कराया था. अरे बोलते हैं. बढ़िया. इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज प्रोडक्शन. ध्यान से सुनना. क्या बोला? इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी विच इज रिफ्लेक्टेड बाय एडिशन, विच इज रिफ्लेक्टेड बाय एडिशन इन द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी. एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ध्यान से सुनना. जिसको प्रोडक्शन समझ में आएगा सिर्फ उसी को वैल्यू एडिड समझ में आएगा. 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और उसमें फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में चीजें करी और 200 रुपए का बना के बेच दिया. 100 रुपए की चीजें खरीदी, 200 रुपए में बना के बेच दी. तो आप मुझे बताओ, आपने यूटिलिटी कितनी बढ़ाई है? 100 रुपए की यूटिलिटी बढ़ाई है. जितनी यूटिलिटी बढ़ती है उतना ही वैल्यू ऐड होता है. जितना वैल्यू ऐड होता है उतना ही प्रोडक्शन होता है, ना कम ना ज्यादा. मैं लैंग्वेज बोलूंगा प्रोडक्शन की. इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज प्रोडक्शन विच इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द एडिशन इन द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी. यूटिलिटी कितनी बढ़ती है? जितना दाम बढ़ता है. जितना दाम बढ़ता है, जितना दाम बढ़ रहा है उतना यूटिलिटी बढ़ी है. तो यूटिलिटी का बढ़ना प्रोडक्शन है. जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना दाम बढ़ रहा है. जितना दाम बढ़ रहा है, जितना प्राइस बढ़ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन. वैल्यू 100 रुपए की चीज 200 में बना के बेच दी. लोग पागल नहीं है 200 रुपए देंगे, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो चीज 200 रुपए की है. तो तुमने कितने दाम बढ़ाए हैं? 100 रुपए. जितना दाम बढ़ाया है, एडिशन इन द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी. क्या बोला है मैंने? एडिशन इन द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन के दो शब्द हैं, दो वोकैबुलरी स्किल हैं. पहला इंक्रीज इन द यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, दूसरा एडिशन इन द वैल्यू ऑफ ए कमोडिटी. जितना वस्तु के दाम बढ़ा दोगे उतना ही प्रोडक्शन होता है, न कम न ज्यादा. दैट इज व्हाई प्रोडक्शन मेथड इज आल्सो नोन एज वैल्यू एडेड मेथड. भैया ये फार्मूले की बात बाद में करेंगे, पहले मेथड समझ में आ गया? प्रोडक्शन मेथड का दूसरा नाम वैल्यू एडेड मेथड. अब वैल्यू एडेड मेथड से हमें निकालना है पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है एक साल में बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री. अब इसके कंसेप्ट को समझना है, फार्मूलों को समझना है. पहली बात समझेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट. क्या समझेंगे? देखो कंसेप्ट समझाना है इसलिए मैंने चार्ट बनाया. रट्टा मारना है
तो जो रट्टा आप लगाओगे वो पेपर में एज इट इज यूज नहीं होगा। सबसे पहला शब्द वैल्यू ऑफ आउटपुट। शॉर्टकट में हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को VOO भी बोल सकते हैं। जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो, पूरा नाम बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा लेकिन पूरा नाम याद होना चाहिए। वैल्यू ऑफ आउटपुट को टेक्निकली बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। जोर से बोले जय माता की। वैल्यू ऑफ आउटपुट का टेक्निकल लेवल क्या है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। ये पूरा नाम है। पूरा नाम इसलिए बता रहा हूँ, पेपर वाला देखो सब किताबों में वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा है। रट्टा मारने की तुम्हारी बचपन से आदत है। पेपर वाला बदमाशी करेगा, उसे मालूम है किताबों में क्या लिखा है। वो लिखेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट एट फैक्टर कॉस्ट, और तुमने फार्मूला किताब वाला लगा दिया, स्वाहा, गिफ्ट में 0 मिलेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट जब क्वेश्चन में साइलेंट है तो वो ग्रॉस होता है। पेपर वाला बदमाशी करेगा, वो लिखेगा नेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। समझ में आ रहा है? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का पूरा नाम क्या है? जो यहाँ, अरे जैसे 2 का मतलब होता है 2 into 1। जब कोई नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 उसके साथ साइलेंट होता है, लिखो या ना लिखो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के साथ क्रॉस लगा हुआ है, MP लिखा हुआ है, ये साइलेंट है, मालूम होना चाहिए। अपनी मर्जी मत लगा देना, पाप लगता है। ये क्लियर हुआ? मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट को समझाना चाह रहा हूँ। वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के इस दुनिया में 2 तरीके हैं। एग्जाम्पल को समझो जी। वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना आपने फैक्ट्री में आउटपुट करा है उसकी कीमत निकालो। अरे जितना फैक्ट्री में बनाया है उसकी कीमत निकालो। निकालने का तरीका नंबर 1, जितना आपने बनाया है उसके यूनिट मल्टीप्लाई बाय प्राइस। भैया चीज़ें डिटेल में समझ लेना, जो बात समझा रहा हूँ किसी भी बात को लेकर वो क्वेश्चन बना देगा। आपने 100 यूनिट बनाए अपने देश में, पूरे साल में पूरी सोसाइटी ने 100 यूनिट कॉमोडिटी प्रोड्यूस करिए, एक वस्तु का दाम 10 रुपये। तो 100 वस्तुएं बनाइए, एक वस्तु का दाम 10 रुपये, कितनी वैल्यू हो गई? जल्दी बोलो। 100 गुना 10, 10,000। क्या है ये? वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय द सोसाइटी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। वैल्यू ऑफ आउटपुट का पहला फार्मूला समझ में आ गया? आउटपुट इंटू प्राइस। ये फार्मूला तभी लगेगा जब आउटपुट इंटू प्राइस के लिए आउटपुट और प्राइस गिवन होगा। अगर ना दिया हो तो फार्मूला नंबर 2। अकाउंट्स वाले हाथ खड़ा करो, पूछ लो अकाउंट्स की बचपन की बात। कैसा कह रही है? खबरदार नहीं बताएंगे। भैया दूसरी बात, ट्रेडिंग अकाउंट को रिफ्लेक्ट करने जा रहा हूँ, समझ सको तो समझ लो। मैं ट्रेडिंग अकाउंट का नाम लिए बगैर बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे ह्यूमैनिटी वाले भी बैठे हैं। पहली बात समझ में आ गई, आउटपुट इनटू प्राइस। दूसरी बात, आपने फैक्ट्री में पूरे साल में कितने रुपए के गुड्स बनाए, उसको निकालने का दूसरा तरीका। अब जितना फैक्ट्री में बनाते हो कुछ बिक जाता है। अरे बिकता है नहीं बिकता, फैक्ट्री खोली बेचने के लिए, कुछ बिक जाता है सेल्स, कुछ बच जाता है अनसोल्ड स्टॉक को हम टेक्निकली चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। अरे जितना फैक्ट्री में बनाया है, बनाते तो बेचने के लिए हो, रोज हवाते लगाते हो बिक जा बिक जा बिक जा, लेकिन हमेशा आपकी बात सुनी जाए ऐसा थोड़ा ना होता है। कुछ बिक जाता है सेल, कुछ बच जाता है अनसोल्ड स्टॉक। किताबें इतनी बात करती हैं, 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, 10% अभी भी गलत होंगे। कुछ बचा अभी क्या? बच्चे कह रहे हैं हमें क्या पता, स्कूल में हम पढ़ते थोड़ा ना। ध्यान से सुनना, जितना फैक्ट्री में बना कुछ बिक गया, कुछ बच गया। इसके अलावा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की परंपरा क्या है? घर वाले खेती करने जा रहे हैं, जितना खेती करी कुछ बेच दिया, कुछ बचा लिया कल को बेचने के लिए, और कुछ खेत में से घर वाले घर ले जाते हैं खाने के लिए। हे भगवान, अकाउंट्स कौन सिखा रहा है तुम्हें? ड्राइंग उसे बोलते हैं प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बहन जी के घर वालों ने स्टेशनरी की दुकान खोली है, कुछ चीजें बिक गई, कुछ बच गई, और कुछ घर वाले ले गए। घर वाले ले गए, वो भी तो बनाया है तुमने, तो उसके क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर, हिंदुस्तान है ना, इसलिए हिंदुस्तान की आदतें बोल रहा हूं। अरे किसान है, 100 करोड़ का बेच दिया, 50 करोड़ का बचा लिया, और 10 करोड़ का घर वाले खा गए, वो सबका टोटल करो। ये है वैल्यू ऑफ आउटपुट। भैया प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन 90% क्वेश्चन में होगा ही नहीं। किताबों में जितनी भी प्रैक्टिस करोगे ये नहीं मिलना, पेपर में मिलेगा। पेपर वाले को पता है कहाँ प्रैक्टिस कम है, वो वही पूछेगा
और वहीं से गलती कराएगा और तालियां बजाएगा, कॉलेज छूटा। लड़ाई चल रही है ना, कौन जीतेगा? तो भैया जहां गड़बड़ है उसको ध्यान से करना। बोर्ड में, प्री बोर्ड में वो उस अनकॉमन टॉपिक को वेट देगा और वहीं से गलती होती है अच्छे बच्चे की। तो मैंने क्या बताया, वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का पहला तरीका, आउटपुट इंटू 99%, ये मिलेगा ही नहीं आपको, ये 1% मिलेगा। 99% क्या मिलेगा? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कंसेप्ट सीख लो, जितना बिक गया, जितना बच गया और जितना खुद खा गए घर ले जाकर का टोटल कर दो, उतना बनाया पूरे साल में। अरे वैल्यू ऑफ आउटपुट समझ में आ गया? एक और बात बताइए, वैल्यू ऑफ आउटपुट साइलेंट है तो उसका पूरा नाम क्या है? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। रट्टा मारोगे कि समझोगे? किसी ने बोला ही नहीं कि भैया ग्रॉस क्यों बोलते हैं, नेट क्यों नहीं बोलते, मार्केट प्राइस क्यों बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट क्यों बोलते हैं। आदतें है ना स्कूल में, कभी पूछते ही नहीं रीजन, जो टीचर बता दे जी महाराज सीख। अरे बोलूं क्या? इसको ग्रॉस क्यों बोलते हैं? जितना प्रोडक्शन होता है बाजार कीमत पर होता है, बाजार के दामों पर। अरे बाजार में पेन 100 रुपए का बिक रहा है, ग्रॉस वैल्यू के नेट वैल्यू? दिमाग लगाओ, सो इंटेलिजेंट, इसीलिए ग्रॉस होता है। बाजार में जो प्रोडक्शन होता है बाजार कीमत पर होता है, फैक्ट्री के दाम पर होता है, इसीलिए मार्केट प्राइस होता है। खबरदार बदला तो। वैल्यू ऑफ आउटपुट मार्केट प्राइस से क्यों, मैंने समझा दिया है, समझ सको तो समझ लो। डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है इसीलिए वो ग्रॉस होता है। सबको क्लियर? वैल्यू ऑफ आउटपुट बोले तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में फार्मूला लगाने से पहले मालूम होना चाहिए क्या लग सकता है। आउटपुट इनटू प्राइस है तो वही लगाओगे, नहीं दिया हो तो दूसरी टेक्निक क्या, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। पिक्चर अभी शुरू हुई है, बोलूं अब इसको ध्यान से सुनना। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ना दिया हो, जीरो। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दे रखा का मतलब तुम मॉडर्न सोसाइटी के पार्ट हो। तुम अपने घर वालों को बोल रहे हो हमने जिस चीज़ की दुकान खोली है पूरी दुनिया को बेचेंगे, खबरदार तुम नहीं आ सकते, बाजार से जाके खरीदो। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दे रखा, जीरो मानना। इतनी बात समझ में आ गई? चेंज इन स्टॉक नहीं दे रखा हो, ध्यान से सुनना, पेपर वाला हर क्वेश्चन में बदलेगा। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम अनसोल्ड स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम अनसोल्ड स्टॉक। तीसरा नाम इंक्रीज इन स्टॉक। चौथा नाम डिक्रीज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम अनसोल्ड स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक बोले बिल्कुल ठीक है, एज इट इज लेना। डिक्रीज इन स्टॉक में साइन चेंज करना पड़ेगा। समझ में आता है? चेंज इन स्टॉक का दूसरा नाम अनसोल्ड स्टॉक। तीसरा नाम इंक्रीज इन स्टॉक, एज इट इज लिखना। डिक्रीज इन स्टॉक बोले तो साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं दे रखा तो फार्मूला लगाना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अरे याद हो गया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग ओपनिंग, दोनों में से एक गायब है तो जीरो मान लो, दूसरा लिख लो। और अगर चेंज इन स्टॉक भी नहीं लिखा, अनसोल्ड स्टॉक भी नहीं लिखा, इंक्रीज इन स्टॉक भी नहीं लिखा, डिक्रीज इन स्टॉक नहीं लिखा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखा, फाइनली जीरो मान लेना। ये बात समझ में आ गई? अब आ जाओ सेल पर। सेल या टोटल सेल एक ही बात है, ध्यान से सुने। सेल का मतलब, अरे भी तो बताया था, अरे सेल का मतलब यहाँ टोटल सेल है। सेल और टोटल सेल एक ही बात है। सेल अपने आप में कंप्लीट शब्द है, इसके बच्चों को मत लेना, टुकड़ों को मत लेना। सेल या टोटल सेल एक ही बात है। अगर सेल लिखा या टोटल सेल लिखा बिल्कुल ले लो, नहीं लिखा तो आपको दो बच्चे लेने हैं, डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट। भैया कुछ चीजें बेचते हैं विद इन द कंट्री, अरे विद इन द कंट्री देश की पॉलिटिकल फ्रंटियर में, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक सेल। कुछ चीजें बेचते हैं हम देश के बाहर। मन्नू चाट भंडार गोलगप्पे बनाने में बड़ा परफेक्ट है, तो हिंदुस्तानियों को जो बेच रहा है डोमेस्टिक सेल। फॉरेन कंट्री के लोग आते हैं, उसके यहाँ से गोलगप्पे खरीद के ले जाते हैं, तो उसे वो सेल नहीं बोलेगा, उसे बोलता है एक्सपोर्ट। तो देश के अंदर बेचा डोमेस्टिक सेल, देश के बाहर बेचा एक्सपोर्ट, का टोटल करा सेल या टोटल सेल। अरे पेपर वाला सेल भी लिखेगा एक्सपोर्ट भी लिखेगा, जो टोटल करेगा स्वाहा, उसका क्वेश्चन जाएगा। सेल या टोटल सेल लिखा है का मतलब उसमें एक्सपोर्ट भी जुड़ा हुआ है और डोमेस्टिक सेल भी जुड़ा हुआ है। दोबारा मत जोड़ देना, समझ में आता है मैंने क्या कहा? सेल का मतलब टोटल सेल, टोटल सेल में जुड़े हुए दोनों चीजें, दोबारा मत जोड़ देना। अगर सेल या टोटल सेल नहीं लिखा तो फिर दो बच्चों पे जाना है आपको। पहले बच्चे का नाम, दूसरे बच्चे का नाम। एक्सपोर्ट ना लिखा हो जीरो मानो,
डोमेस्टिक सेल ना लिखा हो, इससे आगे वो जाता नहीं है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, कभी नहीं गया आज से पहले, पता चला आपके साल में ही चला गया। देश के अंदर जो बेचते हो, सेल टू हाउस होल्ड, सेल टू फर्म, सेल टू गवर्नमेंट, टिंग टोंग। इतनी बात समझ में आ गई? अरे आ गई।